नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी, उसी को ध्यानगत रखते हुए हम लोग जीएस और जीके के सेगमेंट के साथ उपस्थित होते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया जाता है। अध्यायवार या हमारी कक्षाएं चलती है। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है 1857 की बाद का भारत, इस पर हम बात कर। बाद का भारत 1857 के बाद का भारत, इसमें हम बात करेंगे पहला महारानी विक्टोरिया की घोषणा। हम जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है 1857 के संग्राम को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई 1857 का जो संग्राम हुआ था, उसके बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। कुछ स्थितियां, कुछ नियम, कुछ कानून बदल गए। जो अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके अधिकार को छीन लिया गया और वह अब भारत पर सीधे नियंत्रण महारानी विक्टोरिया का हो गया, जिसे हम ताज का शासन भी कहते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को शाही घोषणा भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पढ़कर सुनाई गई। प्रश्न यह पूछता है कि जो महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा थी, कितने तारीख को सुनाई गई? तो 1 नवंबर 1858 को प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर। विक्टोरिया की घोषणा द्वारा 1858 के अधिनियम को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड कैनिंग की भारत में पुनर्नियुक्ति की गई। शासन का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। घोषणा भारतीय रियासतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। कंपनी का शासन समाप्त कर इंग्लैंड का सीधा शासन हो गया। रियासतों एवं कंपनी के मध्य हुई संधियों और समझौतों को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद हुआ कि ब्रिटिश शासन के काल में क्षेत्रीय विस्तार न करने का आश्वासन दिया गया। राजाओं को विभिन्न उपाधियां दी गई। गोद लेने की प्रथा को स्वीकार कर लिया गया। प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान और संरक्षण का आश्वासन दिया गया। जनहित कार्यों को प्रोत्साहित देने का आश्वासन भी दिया गया। गोद लेने की प्रथा ही तो वह कारण थी कि रानी लक्ष्मीबाई को मैदान में आना पड़ा। प्राचीन कुछ हमारी रीतियां थी, कुछ संस्कृतियां थी, कुछ परंपराएं थी, उनको अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा जा रहा था। तभी तो हमारी क्रांति का वो भी एक कारण था, 1857 की क्रांति का। 1858 1 नवंबर को जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, शाही घोषणा पत्र, तो ये सब बातें कह दी गई कि अब जो उपाधियां दी गई, गोद लेने की प्रथा को भी स्वीकार कर लिया गया, प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान और संरक्षण का आश्वासन दिया गया। ये सारी बातें कही गई कि ताकि आगे आने वाले समय में इंग्लैंड का शासन भारत पर चल सके, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश होकर रहे और यह शासन लगातार चलता रहे। में क्या बात हुई? बंगाल सेना में 1,28,000 में से 1,20,000 सैनिक मर गए थे, घायल हो गए थे। केवल 11 रेजिमेंट थी जिन्होंने बगावत नहीं की थी। जितनी बगावती रेजिमेंटें थी सबको मार दिया गया था। 1,28,000 सैनिकों में 1,20,000 सैनिक मार दिए गए थे। 8,000 सैनिक ही बचे थे और रेजिमेंटों की संख्या सिर्फ वही बच गई थी जिन्होंने बगावत नहीं किया था। अर्थात 1857 की क्रांति में बगावत करने वाले 1,20,000 सैनिकों को अंग्रेजी सेना के द्वारा मार दिया गया। पुनर्गठन से पूर्व अंग्रेजी शासन को श्वेत विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसमें भारतीय सेना के यूरोपीय सैनिकों ने भाग लिया। जानते हैं श्वेत विद्रोह क्या है? उसका मुख्य कारण था कि बिना उसकी इच्छा के उनकी सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया। श्वेत विद्रोह मतलब श्वेतों के प्रति विद्रोह, अर्थात अंग्रेज के प्रति विद्रोह, अर्थात ब्रिटेन के प्रति विद्रोह। कारण क्या था कि पहले जो यहाँ के सैनिक थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को आया तो ऐसा कानून बना दिया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सैनिक हैं वह इंग्लैंड के अधीन चले गए, अर्थात ब्रिटेन से अब वो शासित होंगे, कंपनी के द्वारा शासित नहीं होंगे। ये भी एक विद्रोह, श्वेत विद्रोह का प्रमुख कारणों में से एक था। परिणाम क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग ने लगभग 10,000 यूरोपीय सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार के सेना के पुनर्गठन के नवीन आधार थे।
यूरोपीय सैनिकों की एक विशेष अनुपात में सीधी भर्ती की जाए, कुछ महत्वपूर्ण अर्थात स्थान ब्रिटिश सैनिकों के लिए सुरक्षित रखे जाए। हुआ ऐसा था कि इस विद्रोह के पहले स्थिति ये थी कि जो सेना में सैनिक थे वो भारत के ही थे। 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि अब जो कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर ब्रिटिश सैनिक ही लगाए जाएंगे, भारतीय सैनिक नहीं लगाएंगे जाएंगे, ऐसे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना के अधीन काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी टुकड़ी में, सभी रेजिमेंटों में केवल भारतीय ही सैनिक होंगे, अब सब टुकड़ियों में यूरोपीय सैनिक होंगे और उनका अनुपात निश्चित कर दिया गया। विभिन्न जाति एवं वर्गों के सैनिकों को एक साथ रखा जाए जिसमें उनमें एकता की भावना न पनप पाए। अब यहीं से आप देखेंगे, सेना में ही आप देखने को मिलेगा कि बांटो और राज करो की नीति कहीं ना कहीं दिखने लगती है। एक जाति के लोगों को नहीं रखा जाएगा क्योंकि वह संगठित हो जाएंगे और आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरनाक साबित होंगे। सेना का भारतीय जनता से संपर्क न हो और भारतीय समाचार पत्र भी सैनिकों तक कम से कम पहुंचे। सेना का भारतीयों से संपर्क न हो, न तो सेना का हाल भारतीय लोग जाने, न भारतीयों का हाल सेना के लोग जाने। क्योंकि उन तक अखबार की पहुंच को ही रोक दिया गया है। जहां तक संभव हो तोपखाने में भारतीयों को स्थान न दिया जाए, तोप चलाना न सिखाया जाए भारतीय सैनिकों को, नहीं तो सीख जाएंगे तो मंगल पांडे जैसे वीर पैदा हो जाएंगे जो अपनी भारत माता के लिए जान की बाजी लगा देंगे और तोप उठाएंगे और ब्रिटिश हुकूमत को उड़ा डालेंगे, राख कर डालेंगे। और क्या बदलाव किया गया कि यूरोपीय सैनिकों की अधिक भर्ती की गई। इस प्रकार कुछ राजभक्त रेजिमेंट को छोड़कर बंगाल सेना को समाप्त कर दिया गया, सैनिक पुलिस समाप्त कर दी गई। राजभक्त रेजिमेंट, एक नाम आता है राजभक्त रेजिमेंट, मतलब ऐसे रेजिमेंट जो ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सरकार के लिए ही समर्पित हैं, उनको राजभक्त रेजिमेंट का नाम दिया गया। उनको छोड़कर बंगाल सेना को समाप्त कर दिया गया, सैनिक पुलिस समाप्त कर दी गई। ये रहा श्वेत विद्रोह के कारण के बाद जो परिणाम सामने आए। उसके बाद आता है भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को आ गया। उसके बाद श्वेत विद्रोह हुआ, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए, व्यवस्था में बदलाव किए। उसके बाद भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861 आता है। अब जानते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में एक सदस्य बढ़ा दिया गया जो विधि का व्यक्ति था, अब सदस्यों की संख्या 5 हो गई। 1861 के पहले गवर्नर की कार्यपालिका में 4 सदस्य होते थे, अब 5 कर दिया गया। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागीय प्रणाली शुरू की गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। पूछा जाता है कि जो 1861 का भारत विधान परिषद अधिनियम आया था उसमें विधि सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई कम से कम, और अधिक से अधिक 12। सदस्य केवल कानूनी मामलों में ही अपने विचार कर सकते थे। ये सदस्य केवल कानूनी मामलों में ही अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया था। प्रांतों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। वास्तव में इसे आधुनिक काल में भारतीय इतिहास में प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ भी कहा जा सकता है, क्योंकि संख्या बढ़ाई जाने लगी, अब लोगों को रखा जाने लगा। नियम तो बना नहीं सकते थे, लेकिन नियम के निर्माण में अपना कुछ राय दे सकते थे। बंबई और मद्रास की सरकारों को कानून निर्माण संबंधी अधिकार प्रदान किया गया। इस नियम ने विधान परिषद के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति की आधारशिला रखी। पूछा जाता है कि विधान के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति की आधारशिला रखने वाला कौन सा अधिनियम है? तो भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, बंबई और मद्रास को कुछ अधिकार दे दिया गया। तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करेगा उसको पुरस्कार, जो विरोध में जाएगा उसको दंड। 1857 के विद्रोह के बाद सामान्यतः वफादार राजाओं, नवाबों, जमींदारों को पुरस्कृत करने की नीति अपनाई गई। वफादार मतलब भारत माता के लिए वफादार नहीं, अंग्रेजों के लिए वफादार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वफादार, ब्रिटिश हुकूमत के लिए वफादार, महारानी विक्टोरिया के लिए वफादार, ब्रिटेन के लिए वफादार।
भारत के लिए वफादार रहे। ऐसे वफादार राजा थे, रियासतें थी, उनको पुरस्कार दिया गया। हैदराबाद के निजाम, सिंधिया, भोपाल के शासक, नेपाल के राणा को सम्मानित किया गया। पटियाला, नाभा, जिंद और कपूरथला के शासकों को अति विश्वसनीय बताकर भूमि, सनद और उपाधियां, तलवारें, अन्य प्रकार की चीजें भेंट की गई। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह को अत्यधिक वफादारी के लिए बहुत सम्मान दिया गया। पटियाला के महाराजा जिन्होंने भारत माता के साथ गद्दारी किया था, जिनका नाम नरेंद्र सिंह था। नरेंद्र सिंह पटियाला के महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऐसा हम नहीं, यह जो हमारी कक्षा है वह एनसीईआरटी बेस है। उनको तभी तो जमीन दिया गया, सम्मान दिया गया, उपाधि दिया गया। क्यों? क्योंकि वह 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिए थे। उस समय यह अंग्रेजों का साथ दिए थे। विद्रोही राजाओं की रियासतों को हड़प लिया गया। दादू, फरुखनगर, बल्लभगढ़, बुढ़िया, कलसरिया। ऊपरी तौर पर देखने में ब्रिटिश शासन में भूमिगत विस्तार, विलय और विजय की नीति त्याग दी गई, परंतु कुशासन के नाम पर उन्हें दंडित कर रियासतों के अधिग्रहण का सिलसिला चलता रहा। अब ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी की जमीन हड़प लेंगे, किसी के राजपाट को हड़प लेंगे, लेकिन कुशासन की रीति अपनाया जाएगा कि अगर यह आपकी रियासत है, आप शासन अच्छा नहीं चला रहे हैं, कुशासन के आधार पर भारतीय रियासतों को अंग्रेजी रियासत में, अंग्रेजी शासन में मिलाने का काम किया जाने लगा। उदाहरण के लिए देखेंगे 1874 में बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़ पर कुशासन एवं अंग्रेजों के रेजिडेंट को जहर देने का आरोप लगाकर उस पर बनावटी मुकदमा चलाकर गद्दी से हटा दिया गया और उसके एक अन्य वंशज को सिंहासन पर बैठा दिया गया। इस प्रकार रियासतों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व, शक्ति स्वरूप और स्थान जाता रहा। ब्रिटिश क्राउन समूचे भारतीय रियासतों का सर्वोच्च स्वामी बन गया। यही बात रही, किसी न किसी पर आरोप लगा दीजिए अगर वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वही हुआ, मल्हारराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे, उन पर यह हुआ कि आप ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी हैं उनको आप जहर दे दिए हैं, आप शासन बढ़िया से नहीं चला रहे हैं, आरोप लगा दिया गया। और जो इन्हीं के परिवार के थे, जो तलवे चाटते थे अंग्रेजों को, उनको इसकी बागडोर सौंप दी गई और काम किया गया रॉयल टाइटल्स का। टाइटल्स उपाधि 1876 में ब्रिटिश संसद द्वारा रॉयल टाइटल्स नामक यह अधिनियम पारित कर महारानी विक्टोरिया को भारत में समस्त ब्रिटिश प्रदेश और भारतीय रियासतों सहित भारत की सामग्री की उपाधि से विभूषित किया गया। 1876 के द्वारा महारानी विक्टोरिया सामग्री घोषित हो गई। इसी के साथ भारतीय राजाओं में राजभक्ति बढ़ाने के लिए भारत में शाही दरबार लगाने की प्रथा की भी शुरुआत की गई। 1876 के ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा जो रॉयल टाइटल्स था, उसी के द्वारा भारत में शाही दरबार लगाने की प्रथा का भी शुभारंभ हुआ। यह रहा 1857 के बाद का भारत। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने बात किया महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, उसके बाद हमने बात किया श्वेत विद्रोह की, उसके बाद हमने इस कक्षा में बात की 1861 के अधिनियम की, उसके बाद हमने बात किया उपाधि, पुरस्कार एवं दंड की नीति की अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद रॉयल टाइटल्स की बात किया। दूसरी कक्षा में 1857 के भारत को समाप्त कर दिया जाएगा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें, अपने मित्रों तक शेयर करें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।